नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसमाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 11 दिसंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर से जीत जाऊँगा। बिल्कुल सही बात है। अभी कुछ दिन पहले फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि हमारा ये चैनल है, ये बहुत पुराना हो चुका है, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। लेकिन इस चैनल पे हम ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए थे। इसका रीज़न यही है कि हमारा जो सिचुएशंस था, जो समय था, वो बहुत ही ख़राब चल रहा था। बहुत बहुत दिक्कत था फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके। लेकिन अभी थोड़ा सा वो लाइन पे आया है, तो मैं आप लोग के लिए ये डेली का रूटीन बना के वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, वो अलग बात है कि व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोई बात नहीं, मैं मतलब अपना जो प्रयास है वो मैं करते रहूँगा। और देखिएगा आप ज़रूर इस सेशन से क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे आप लोग के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो चलिए, कोई बात नहीं, हौसला रखिए अपने मतलब अंदर में और आगे बढ़ते रहिए। ज़रूर ना ज़रूर आप एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस होइएगा, ठीक है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी किया है? तो देखिए, क्यूबिट क्वांटम चिप 1000 जो है, ये अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM के द्वारा लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, IBM। अब यहाँ पे देखिए, IBM के द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया है, जो एक सामान्य कंप्यूटिंग में डिजिटल बिट्स के बराबर है। ठीक है, IBM 4 साल से क्वांटम कंप्यूटिंग रोड मैप का पालन कर रहा है। हर साल क्यूबिट की संख्या लगभग दोगुनी हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 4 दिसंबर को चिप का अनावरण किया गया, जिसका नाम है कोरोंडर। ये याद कर लीजिएगा, कोंडोर है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये चिप का नाम क्या है? तो कोंडोर है। ठीक है, इसमें 1121 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स है, जो कि मधु कोष पैटर्न में व्यवस्थित है। इसने 2021 में 127 क्यूबिट चिप और 2022 में 433 क्यूबिट चिप भी लॉन्च किया। क्वांटम कंप्यूटर कुछ ऐसी गणनाएं करने का वादा करता है जो शास्त्रीय कंप्यूटरों की पहुंच से परे है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात बताएंगे कि यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात हो रही है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में एक्चुअली में है क्या? तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक तेजी से उभरती हुई तकनीक है, जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए बहुत जटिल समस्याओं को हल करने हेतु क्वांटम यांत्रिकों के नियमों का उपयोग करती है। क्वांटम यांत्रिक भौतिक की उपशाखा है, जो कि क्वांटम के व्यवहार का वर्णन करता है, जैसे कि परमाणु, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और आणविक एवं उप आणविक क्षेत्र। समझ में आ रहा है? ये चीज़ है क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, अब IBM के बारे में बात करें तो IBM की स्थापना 16 जून 1911 को की गई थी, और ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क, अमेरिका में ही है। आर्मोक बोल के जगह है वहाँ पे। इसके CEO जो है अरविंद कृष्णा है, जो कि 6 अप्रैल 2020 से अभी तक है। ठीक है, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? तो जेम्स जे कवानाग है, कवानाग। और CIO ये जो है कैथरीन गुआरिनी है। ये इसे याद कर लीजिएगा, IBM के बारे में इतना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा ने किस देश के मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ एक MOCP पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, किस सिटीज़, किस शहर, मतलब किस देश के मिसिसिपी रिवर सिटीज़ एंड टाउन इनिशिएटिव के साथ टाई अप किया है? तो ये है अमेरिका का मिसिसिपी रिवर सिटीज़ एंड टाउन इनिशिएटिव के साथ NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ टाई अप हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मिसिसिपी रिवर सिटीज़ एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ एक MOCP पर हस्ताक्षर किए हैं। MOCP ने रिवर सिटीज़ अलायंस, ठीक है, की ओर से एक यहाँ पे MRCTI के साथ एक सामान्य प्रयोजन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, MOCP पर NMCC के महानिदेशक G अशोक कुमार और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा ये इस पे साइन किया गया।
ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? बाइडेन है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। यहाँ का राजधानी वाशिंगटन डीसी है और डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अब यहाँ देखिए नदी शहर गठबंधन यानी कि रिवर सिटीज़ अलायंस नवंबर 2021 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एनएमसीजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने एक आरसीए शुरू किया। ठीक है, ये आरसीए रिवर सिटीज़ एंड अलायंस, एक्चुअली में आरसीए का फुल फॉर्म क्या हो गया? रिवर सिटीज़ अलायंस, है ना, यही है। आरसीए में 142 भारतीय नदी शहर और डेनमार्क और अर्सुस सदस्य के रूप में शामिल है। इसका उद्देश्य है शहरी नदियों की स्थिति में सुधार से जुड़े मुद्दों पर समन्वित संवाद और क्षमता निर्माण के लिए भारतीय नदी तट पर शहरों के लिए एक विशेष मंच के रूप में कार्य करना, यानी कि साफ सफाई से रिलेटेड है ये सब सारा चीज़, ये देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में हनुक्का उत्सव चर्चा में है, इसका संबंध किस धर्म से है? तो देखिए हनुक्का जो फेस्टिवल है ये जुडाइज्म से रिलेटेड है, यानी कि यहूदी धर्म से ये रिलेटेड है। हनुक्का फेस्टिवल जो है ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी यहूदी धर्म के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। ये 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। हनुक्का जिसे चानुक्का भी कहा जाता है, यहूदी धर्म का प्रिय रोशनी का त्यौहार है। ये देखिए रोशनी का त्यौहार, जिस प्रकार से हम लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली को कहते हैं उसी प्रकार से ये लोग के लिए हनुक्का फेस्टिवल है, जो कि 8 रातों और दिनों के लिए मनाया जाता है ना। यह हिब्रू कैलेंडर में किस्लेव की 25 तारीख को शुरू होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में नवंबर के अंत से या दिसंबर के अंत तक किसी भी समय हो सकता है। अब हिब्रू में हनुक्का का अर्थ होता है समर्पण, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह महोत्सव ईसा पूर्व 2री शताब्दी में यरूशलेम में मंदिर के पूर्ण समर्पण का प्रतीक है, जब यहूदी सेनानियों के एक छोटे समूह ने इसे विदेश ताकतों के कब्जों से मुक्त कराया था। और ये एक चीज़ बता दें कि ये जो हनुक्का फेस्टिवल है इसके लिए नेशनल हॉलीडे भी आपको इजराइल में घोषित किया हुआ है, यानी कि ये नेशनल हॉलीडे इस दिन मनाया जाता है इजराइल में, ठीक है, डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्योंकि जो इजराइल है वो एक यहूदी देश है, ये याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किसने 13 निर्दिष्ट डार्क पैटर्न को सूचीबद्ध करते हुए डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियम के लिए डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियम के लिए निर्देश 2023 जारी किया है? तो देखिए विच हैज बीन इशूड गाइडेंस फॉर द प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न 2023 फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डार्क पैटर्न लिस्टिंग 13 स्पेसिफाइड डार्कनेस पैटर्न। तो ऐसा करने वाला कौन है? तो ये है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए सीसीपीए द्वारा डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियम के लिए निर्देश 2023 जारी किया गया है। 30 नवंबर को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। ये याद कर लीजिएगा। डार्क पैटर्न में उपभोक्ताओं को ऐसी विकल्प चुनने के लिए धोखा देने, मजबूर करने या प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन और पसंद आर्किटेक्चर का उपयोग करना शामिल है जो उनके सर्वोत्तम हित में नहीं है। यानी कि मतलब डार्क पैटर्न एक नहीं होता कि आपको अंधेरे में रख के सारा काम किया जा रहा है, तो उसको उन लोग डार्क पैटर्न का कहते हैं। इसमें धोखा देना, ठीक है, किसी को मजबूर करना, जैसे ब्लैकमेलिंग में होता है वैसे उस टाइप का है, ठीक है। डार्क पैटर्न में विभिन्न हेर फेर प्रथाएं शामिल है, जैसे कि ड्रिप मूल्य निर्धारण, ठीक है, प्रचलन विज्ञापन, चारा और स्विच, झूठी तत्कालिकता, ये सब इत्यादि, है ना। ये सब डार्क पैटर्न के ही हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 9 जून 2022 को सीसीपीए द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन दिशा निर्देश 2022 को अधिसूचित किया गया था, ये याद कर लीजिएगा। 9 जून 2022 को ही इसके बारे में नियम बना दिया गया था, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2023 ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 9 दिसंबर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2023 का विषय है UNCAC एक्ट 20 यूनाइटेड द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। ये इस बार का थीम है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 20वीं वर्षगांठ है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग इम्पॉर्टेंट दिवस दिसंबर का बात कर लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, यानी कि आगे हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ठीक है, उसके बाद 2 दिसंबर को ही गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस भी मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को VR अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाया जाता है। और 6 दिसंबर को ही राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। हमने इसको अपने सेशन में भी कवर अप किया है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सिविल एविएशन डे। उसके बाद 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि भी मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यानी कि आज यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस भी मनाया जाता है। तो ये अभी तक के इम्पॉर्टेंट दिसंबर के दिवस है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में 4 से 8 दिसंबर 2023 तक आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आसियान महिलाओं के शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज मनाया गया? तो ये मनाया गया है, ये जो आयोजित किया गया है भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इंडियन आर्मी, है ना। और 4 से 8 दिसंबर के बीच इसको किया गया है। भारतीय सेना ने लैंगिक समावेशी को बढ़ावा देने के लिए शांति आशियानों में महिलाओं सैन्य कर्मियों की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है। ठीक है, इसके तहत भारतीय सेना ने 4 से 8 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन यानी कि आसियान की महिला अधिकारियों के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया है। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले CONPK ने 18 से 29 सितंबर 2023 तक आसियान महिला सैन्य अधिकारियों पाठ्यक्रम का आयोजन किया था। ये भी याद कर लीजिएगा। यह अभ्यास विश्व शांति, स्थिरता और लैंगिक समानता के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता और रेखांकित करता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट हम लोग दिवस के बारे में भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे गरुड़, वरुण, शक्ति और फ्रिंजेस, ये भारत और फ्रांस के बीच मनाया जाता है, फ्रांस के बीच होता है। ला पैरेज युद्ध अभ्यास, ये फ्रेंच नौसेना के द्वारा बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है जो कि हिंद महासागर में आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच। इंद्रधनुष, भारत और रूस के बीच। ठीक है, संप्रीति युद्ध अभ्यास, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, टाइगर ट्रम्प वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 2022 और अभ्यास तर्कस, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है, मालाबार युद्ध अभ्यास, ये इसमें क्वाड देश शामिल है, ये याद कर लीजिएगा, क्वाड देश। ठीक है, क्वाड देश में 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंद्रधनुष, भारत और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, और उसके बाद अजय वॉरियर, भारत और ब्रिटेन के बीच। कोंकण युद्ध अभ्यास, भारत और ब्रिटेन के बीच।
धर्म गार्जियन भारत जापान फरवरी 2023 में जापान के सीगा प्रांत में मनाया मतलब आयोजित किया गया था। सैन्य मैत्री भारत और जापान के बीच, जिमेक्स भी भारत और जापान के बीच, वीर गार्जियन भी भारत और जापान के बीच, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच, दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत, मालदीव और थाईलैंड के बीच होता है। समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ये इसे याद कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद ये 4 मई 2023 को ये बाटम इंडोनेशिया में मनाया गया था, मतलब आयोजित किया गया था। एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच, नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, जो कि भारत में उत्तराखंड के पिथौरा जिला में 4 फरवरी से मार्च तक 2023 में आयोजित किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच, स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच, ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और श्रीलंका के बीच, जिसका 13वां संस्करण मार्च 2023 में जोधपुर में हुआ था और ये 2005 से मनाया जा रहा है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच, अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच, सीटमैक्स भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच, और ऑसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको AIME 2023 भारत और आसियान देश के बीच मई 2023 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। एफी इंडेक्स भारत और 21 अफ्रीका देश के बीच मनाया जाता है। पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है 1983 से प्रत्येक 2 वर्ष में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है और 2022 में भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था। मिलान 2022 भारतीय सेना के द्वारा और 46 देशों के द्वारा इसे विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। ककाडू युद्ध अभ्यास बहुराष्ट्रीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जो कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही आयोजित किया जाता है और INS सतपुड़ा इसमें शामिल हुआ था भारत की तरफ से। काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच, इम्बेक्स भारत और म्यांमार के बीच, लामितिये भारत और सेशल्स के बीच, ऑस्ट्रिया इंड भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, बर्मा शील्ड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और सिंगापुर और ब्रिटेन के बीच, बर्मा शील्ड, ठीक है। नसीम अल बह ये भारत और ओमान के बीच, साइक्लोन 1 ये भारत और मिस्र के बीच, और अल मोहम्मद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरब के बीच। इसका सेकंड संस्करण जो मई 2023 में पोर्ट अल जुबैल सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। तो इतने सारे जो है हम लोग फिर से एक्सरसाइज का रिवीजन कर लिए। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा मंत्रालय गैर व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण कोष को संचालित करने के लिए एक अलग तंत्र पर रक्षा मंत्रालय के परामर्श से काम कर रहा है? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वित्त मंत्रालय, है ना। हाल ही में वित्त मंत्रालय एक गैर व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण कोष को संचालित करने के लिए एक अलग तंत्र पर काम कर रहा है। इसके संबंध में वित्त मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के परामर्श के एक और गैर व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण कोष संचालित करने के लिए रक्षा मंत्री के लिए एक विशेष व्यवस्था की खोज कर रही है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 112 से 114 और 266 के तहत सरकार संसद के समक्ष प्रस्तुत वार्षिक बजट के माध्यम से अनुमति प्राप्त किए बिना भारत की संचित निधि से कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकती है। ये याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ना। ये संविधान के जो वार्षिक बजट पेश होता है उसके अनुमति के बिना, ठीक है, कोई भी संचित निधि से पैसा नहीं खर्च किया जा सकता है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब अभी हमारे एट प्रेजेंट में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाल ही में क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश जारी किया है? तो हरित सागर ग्रीन पोर्ट कौन सा मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड रोडवेज के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स जो ये है जल रानी और जलमार्ग मंत्रालय, ये इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हरित सागर इसका ये याद कर लीजिएगा, है ना, ये योजना का। इन दिशा निर्देशों के तहत विभिन्न हरित हस्तक्षेप प्रदान किए जाएंगे। ये हस्तक्षेप कौन कौन सा है? तो जहाज के तट पर बिजली की आपूर्ति की जाएगी,
बंदरगाह उपकरणों की विद्युतीकरण किया जाएगा। बंदरगाह शिल्प में हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, मेथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया के भंडारण, बंकरिंग और ईंधन भरने के लिए चुनिंदा बंदरगाहों, बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा की भी बढ़ोतरी इसमें हिस्सेदारी होगी। दीनदयाल बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह और न्यू मैंगलोर बंदरगाह वर्तमान में अधिवेश नवीकरणीय ऊर्जा का एक उत्पादन कर रहा है। ठीक है, 1884 के विस्फोटक अधिनियम के बंदरगाह नियम प्रमुख बंदरगाहों में रसायनों को और अन्य खतरनाक सामानों के लिए व्यर्थ और जेटी क्षेत्रों के हैंडलिंग और अधिसूचना के लिए नियंत्रण करते हैं। बंदरगाह भूमिका के सर्वोच्च संभव उपयोग के लिए सरकार ने भूमि प्राधिकरण प्रबंधन 2015 के लिए नीति निर्देशक जारी किए हैं। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में 4E वेब को केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 4E में शामिल नहीं है? तो देखिए 4E में कौन शामिल नहीं है, तो ये जो 4E है इसमें एम्पावरमेंट भी है, इकोनॉमिक भी है और एजुकेशन भी है, लेकिन ये वाला नहीं है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार इसमें 4E में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है ना। और अभी हमारे जो ऊर्जा मंत्री कौन है, वो आर के सिंह है, जो कि आरा बिहार से सांसद है, इसे याद कर लीजिएगा। इसे जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा की उपस्थिति में लॉन्च किया गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। 4E में कौन कौन सा है, तो पर्यावरण मित्रता, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सशक्तिकरण। ठीक है, युवाओं के नेतृत्व वाली एक पहल है जो कि पूरे देश में लोगों की ऊर्जा संरक्षण का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, 4E पहल। इसे जम्मू एंड कश्मीर विद्युत विकास एवं जम्मू एंड कश्मीर सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों के द्वारा शुरू किया गया है जम्मू में। ठीक है, इस अभियान में भागीदारी सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक खुली है, ये याद कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को त्रैमासिक ई पत्रिका यानी कि ई-36 से संभावित प्रकाशन के लिए ऊर्जा बचत के बारे में निबंधों के आदान प्रदान के लिए भी गतिशील मंच मिलेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें इंग्लिश में समझ लीजिएगा। E4, एक तो E का मतलब होगा इको फ्रेंडली, दूसरा E का मतलब इकोनॉमी, तीसरा E का मतलब है एडुकेशन और चौथा E का मतलब है एम्पावरमेंट, लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है E का मतलब। ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में मानवाधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया? तो मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और शारीरिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 2023 का इस बार का जो थीम है वो सभी के लिए स्वतंत्र, समानता और न्याय, ये इस बार का थीम है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, हमारा सपोर्ट करें और आगे भी इस वीडियो को शेयर करें। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज़रूर वीडियो को शेयर करें ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और हमारा भी कुछ मोटिवेशन बढ़ सके। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।